स्टूडेंट्स, आज हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये बिगनिंग है पार्ट 1। इवोल्यूशन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल एंड लोअर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इवोल्यूशन। फिर से इवोल्यूशन का डिफिनेशन ले लें आप लोग कि डेवलपमेंट ऑफ हायर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल एंड लोअर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को हम डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं परिवर्तन के साथ अवतरण, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन कहा जाता है। इवोल्यूशन होने में लाखों करोड़ों ईयर्स लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इवोल्यूशन में। ये बहुत ही स्लो होने वाली प्रक्रिया है, बहुत धीमी गति से होती है। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम एंशिएंट टू बिगनिंग इज नोन एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। फिर से आप लोग सुन लें कि स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम एंशिएंट टू बिगनिंग इज नोन एज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स according to Big Bang hypothesis, Big Bang hypothesis, cosmos एक रियलिटी ऑफ मटेरियल ब्रह्मांड का है, जिसमें एक ग्रेट एक्सप्लोशन हुआ, एन अनइमेजिनरी एक्सप्लोशन हुआ, माने जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक्सप्लोशन हुआ, विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप यूनिवर्स यानी गैलेक्सी, डस्ट और क्लाउड बने। और ऐसे 1 लाख millions of galaxy present in our universe. In Milky Way, in the sky we seen, and वे ये जो हमारे सन हैं, अर्थ हैं, ये जो इनके, तो ये एक सिंगल गैलेक्सी है। ऐसे अनगिनत गैलेक्सियां जो है हमारे ब्रह्मांड में हैं। और जब ये एक्सप्लोशन हुआ, एक्सप्लोशन होने के फलस्वरूप जो क्लाउड, डस्ट और हीलियम और हाइड्रोजन गैस बने, हाइड्रोजन और हीलियम गैस बने, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कंडेंस्ड हुए। और इस प्रकार जो है अलग अलग तारों और उनके जो है प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग हाइपोथेसिस, अब हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ
नियर अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ भी स्टार से, सन से टूट करके ही, ब्रेक होकर के ही अलग हुआ। उस समय जो है ये जलता हुआ एक आग का गोला था जिसमें वाटर वेपर CO2, NH3 और CH4 मीथेन थे। वाटर वेपर पर यूवी अल्ट्रावायलेट रेज के इफेक्ट से वाटर वेपर ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Hydrogen and oxygen. Hydrogen escape from atmosphere and oxygen join with ammonia, methane and forming ozone layer due to O2 plus O is equal to O3, ozone layer above the earth in stratosphere। धीरे धीरे उस समय एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। एटमॉस्फेयर में H2 की हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा थी, क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होने के कारण कोई भी ऑक्सीडेटिव लाइफ के लिए जीना संभव नहीं था। धीरे धीरे ये वाटर वेपर कूल डाउन हुए और कूल डाउन होने के फलस्वरूप धीरे धीरे हमारी जो अर्थ हुई वो ठंडी हुई और फिर जो है धीरे धीरे कूल होने के फलस्वरूप जगह जगह जो है नदियाँ और समुद्र बने। और उस समय भी वो टेम्परेचर जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड था, जहाँ की जीवन संभव नहीं था, पानी जो है उबल रहा था। तो ये तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में है। अब हम थेरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। origin of life on अर्थ। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने जो है थ्योरी दिए। एक एक करके थोड़ा सा शॉर्ट में ही हर थ्योरी के बारे में जान लेंगे। तो पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये अरस्तु ने दिया था, फादर स्टोरेज ने ये बताया कि किसी सुपर नेचुरल पावर का तात्पर्य यहाँ से
गॉड से है, उससे सुपर नेचुरल पावर के द्वारा जो है वो अर्थ पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। और हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार ब्रह्मा ने जो है पृथ्वी पर जीवन की रचना की है। लेकिन ये वैज्ञानिक प्रूफ नहीं मानता है। तो दूसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक पैन स्पर्मिया थ्योरी। ये थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक पैनस्पर्मिया थ्योरी अर्हीनियस ने दिया था। और इन्होंने बताया कि मेटेरॉयड यानी उल्का पिंडों के रूप में जो ऊपर से जो पृथ्वी पर गिरते हैं, वो मेटेरॉयड के द्वारा कुछ दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वहाँ से ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स जो है उनके साथ आते हैं पृथ्वी पर, अर्थ पर, और उससे जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं, वो संभव है। लेकिन मैं यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि ये हमारा यूनिवर्स एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाने में इतना कोल्ड है और इतना हॉट है, यानी वो उतने ज़्यादा गर्म भी है उतने ज़्यादा ठंडा भी है कि कोई भी स्पोर्स जो है सरवाइव करना संभव नहीं है। तो फिर इस थ्योरी को भी डिस्कार्ड किया गया। अब तीसरा है वो सारी हमने जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ये गलत आप लोगों को बता दिया था। ये है जो सुपर नेचुरल पावर के द्वारा होता है वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, स्पेशल क्रिएशन है, यानी कि सुपर नेचुरल पावर के द्वारा हुआ था। अब हम आप लोगों को तीसरा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये वान हेलमोंट इसके जो है वान हेलमोंट इसके जो है प्रवर्तक थे, इन्होंने प्रपोज किया था। इनके अनुसार लिविंग थिंग्स जो लिविंग बींग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स, और इन्होंने बताया कि अगर जो मनुष्य के स्वेट से भीगे हुए शर्ट यानी पसीने से भीगे हुए कमीज में अगर गेहूं के चोकर को रख दिया जाए तो लगभग 21 दिनों में अंधेरे कमरों में वो चूहे के बच्चे जो है उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया गया। तब जा कर के जो है वो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस अर्थात लाइफ बिगेट्स फ्रॉम लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति जीवों द्वारा ही होती है, इस थ्योरी को दिया गया। तो पहले इसको एबायोजेनेसिस के रूप में जो है डिस्कस किया गया। अब इस एबायोजेनेसिस में जो पहले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है फ्रांसिस्को रेड्डी। लेज़रो इस प्लेंजनी नहीं वो फ्रांसिस्को रेड्डी इन्होंने ये
3 जार लिया और इसमें जो है वो मांस के टुकड़े को या मछली को जो है उबाल करके पूरा उबाल दिया कि कोई उसमें स्पोर्स या वो न रहे। उबाल देने के बाद से इसमें रख दिया और तीनों जारों में इसको जो है मसलिन के पेपर से जो है ये जालीदार वो मसलिन के क्लॉथ से जालीदार कपड़े से इसको बांध दिया और तीसरे वाले को इन्होंने पार्चमेंट के पेपर से एकदम एयर टाइट बांध दिया। पार्चमेंट पेपर और ये मुस्लिन क्लॉथ है और यहाँ जो है उबला हुआ मछली को रख दिया, फिश। तो इन्होंने देखा कि जो जार खुला हुआ था उसमें तो मैगाट यानी मक्खियों के लार्वा उत्पन्न हुए, लेकिन जो मुस्लिन के क्लॉथ से बंधा हुआ था उसमें अंदर तो मैगाट नहीं उत्पन्न हुए, लेकिन इनके जो बैड स्मेल गए तो इस मुस्लिन के क्लॉथ पर जो है मैगाट उत्पन्न हुए और यहाँ कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, क्योंकि अंदर एयर गया ही नहीं ताकि स्पोर्स जो है अंदर जाए। तो इस पर यह होता है कि जब तक कोई लाइफ जो है या जीव अंदर जाएगा नहीं तब तक जीव का उत्पन्न होगा नहीं। तो इस प्रकार से इन्होंने एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन को जो है वो गलत साबित किया। फिर इसी तरह का प्रयोग लेदरो स्पलेंजनी ने भी किया था और उन्होंने जो है गलत साबित किया। तो उन्होंने क्या किया, लेदरो इस प्लेंजनी ने एक फ्लास्क लिया और उसको एयर टाइट बंद कर दिया और इसमें वेजिटेबल्स और मीट के जो है ब्रोथ को लिया, माने उसके लिक्विड रूप को लिया और यहाँ जो है भर दिया और इसको जो है कई सप्ताह तक रखने के बाद भी, चूँकि ये एयर टाइट बंद था, इसको उबाल देने के बाद रख दिया, किसी भी प्रकार की जो है लाइफ जो है देखने को नहीं मिली। तो कुछ साइंटिस्ट ये इसका कह करके विरोध किए, ऑब्जेक्शन किए कि इतना ज़्यादा हीट हो जाने से लाइफ जो है सर्वाइव नहीं कर सकता है और दूसरी चीज़ है कि लाइफ के सर्वाइव होने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, यानी बाहर से एयर जाना ज़रूरी है। तो उन्होंने इसके गर्दन वो जो है वो तोड़ दिया और लाइफ यहाँ ओरिजिनेट हुआ। तो फिर जो है जाकर के जो है वो लुईस पास्चर ने और कंफर्म कर दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हो सकता है, बल्कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ जाएंगे, उनके जो है लार्वा या एग देंगे तो ही जो है लाइफ जो है ओरिजिनेट होगा। लुईस पास्चर इन्होंने फ्लास्क को लिया,
और फ्लास्क की गर्दन को इसमें ईस्ट का शोरबा ले लिया और बॉयल कर दिया। बॉयल करने के बाद से यहाँ जगह जगह जो काटन ऊल रख दिया, प्लग कर दिया, जहाँ जहाँ ये बेंड था, मोड़ था। एयर तो इसके अंदर गया, उसने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कोई एक्टिविटीज़ यहाँ लाइफ की देखने को नहीं मिली, लाइफ उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन भी गया अंदर, सब कुछ जो है कंडीशन ठीक था। और जब इसके गर्दन को तोड़ दिया जाता है यहाँ से तोड़ देने के बाद से ये देखा जाता है कि इसमें लाइफ ओरिजिनेट हुआ, यानी लाइफ जो है ये फ्लाई अंदर गई, मैगाट इनके एक दिन मैगाट तैयार हुआ, यानी कि फ्लाई उत्पन्न हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि ए बायोजेनेसिस नहीं है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है। वो जो वान हेलमोंट ने ये बताया था कि चूहे जो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, अरे वहाँ चूहे जाएंगे और वहाँ जो है उनके में ब्रीडिंग होगी और जो वो ब्रीडिंग के फलस्वरूप जो बच्चे देंगे, तो इस प्रकार वहाँ जो है चूहे उत्पन्न होते हैं, न कि अपने आप उस कमीज और चोकर से जो है चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। खैर, तो ये तो जो है लाइफ से लाइफ उत्पन्न हो रहा है, तो हमें ये आंसर मिला ही नहीं कि जीवन की उत्पत्ति सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हुई। तो जो सबसे मान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। केमिकल इवोल्यूशन और ओपेरिन हेल्डन थ्योरी, जैसा कि नाम है, इस थ्योरी को AI ओपेरिन और हेल्डन ने दिया था। इसको हम केमिकल इवोल्यूशन भी कहते हैं। इसके अनुसार जो कि आज के एटमॉस्फेयर में संभव नहीं है, जो एंशिएंट एटमॉस्फेयर था, जिस समय जो है हमारे जो प्रिमिटिव ओशन का जो वाटर था वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है खौल रहा था, उबल रहा था, और उसमें जो है जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो बिजली की तड़ित हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, उससे एनर्जी मिल रही थी। और इस एनर्जी के फलस्वरूप उसमें जो सिंपल कंपाउंड थे, अमोनिया, हाइड्रोजन, वातावरण एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सब आपस में रिएक्शन किए और रिएक्शन के फलस्वरूप पहले सिंपल न्यूक्लियोटाइड बने और फिर ये न्यूक्लियोटाइड एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये जो सिंपल मोनोमर हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के, इनका निर्माण हुआ। ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बने और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन मिलकर के न्यूक्लियो प्रोटीन बनाया। एमिनो एसिड आपस में मिलकर के प्रोटीन बनाए और ये न्यूक्लियो प्रोटीन बना। ये न्यूक्लियो प्रोटीन जो प्रिमिटिव ओशन में था, उसका कंपैरिजन आज के हम वायरस से कर सकते हैं, क्योंकि वायरस भी न्यूक्लियो प्रोटीन का ही बना होता है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट फॉर्म न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, RNA बना। RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा DNA बना। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन टाइप के स्ट्रक्चर बने, कोसरवेट्स बने, और उसके बाद से फिर इनमें जो है थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ और सेप्रोफिटिक प्रोकैरियोट बने। फिर सेप्रोफिटिक प्रोकैरियोट से ऑक्सीडेटिव प्रोकैरियोट बने और फिर ऑक्सीडेटिव प्रोकैरियोट से फिर यूकैरियोट बने। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ तो ओशन में ही हुआ, एक्वेटिक कंडीशन में हुआ। फिर धीरे धीरे जो है एम्फीबियंस बने, जो कि वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिट पर रहने लगे। फिर उसके बाद से टेरेस्ट्रियल लाइफ बना। इस प्रकार से जीवन का जो है क्रमशः जो है केमिकल विकास, केमिकल इवोल्यूशन हुआ। और इस प्रक्रिया की प्रूफ हेराल्ड यूरे और उनके शिष्य स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोगों द्वारा किया। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति
जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये लगभग 3 बिलियन ईयर बने, 3 बिलियन ईयर्स एगो बने थे। और जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो 2 मिलियन 2000 मिलियन ईयर्स एगो, मिलियंस ईयर्स एगो बने थे। तो इस प्रकार से ये जो केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी ओपेरिन और हेल्डन ने दिया था वो व्यापक हुआ। उस थ्योरी को जो है सब लोगों ने माना, क्योंकि वही जो न्यूक्लियो प्रोटीन वायरस है, आज उसको जो प्रिमिटिव ओशन में एटमॉस्फेयर मिलता है, आज वैसा ही एटमॉस्फेयर इसको जो है लिविंग बीइंग के अंदर मिलता है और वह जो है प्रोपोगेशन करता है। तो हम लोग स्टैनले मिलर के जो है एक्सपेरिमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। यह मिलर एक्सपेरिमेंट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। हेराल्ड यूरे और इनके शिष्य स्टैनले मिलर ने 2 फ्लास्क लिया प्रयोगशाला में। एक छोटा सा फ्लास्क लिया जिसमें बॉइलिंग वाटर यानी पानी को निरंतर उबालता रहा, और एक बड़ा सा फ्लास्क लिया जिसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और यहाँ से जो वाटर वेपर, बॉइलिंग वाटर वेपर जाता था उसको भेजा। इन गैसों को लिया और इसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड का लिया उन्होंने, ताकि इसमें स्पार्किंग कराया जाए और 800 डिग्री, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है जनरेट किया जाए और स्पार्किंग करा करके वो एनर्जी जो है इनको जो है रिक्वायरमेंट दिया जाए। ये पूरे ऑपरेटर्स को इन्होंने वैक्यूम पंप के द्वारा वैक्यूम स्थापित कर दिया, निर्वात स्थापित कर दिया। अब उसके बाद से यहाँ पर एक यू आकार का जो है नली है जिसमें टैप लगा हुआ है और पूरे ऑपरेटर्स को नली के द्वारा कनेक्ट कर दिया। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही। यहाँ बॉइलिंग वाटर होता रहा और ये वाटर वेपर बड़े फ्लास्क में, बिग फ्लास्क में, और वहाँ जो है से रिएक्शन के बाद ये कंडेंसर से होकर के गुजरता था, जिसमें कोल्ड वाटर जो है एक तरफ से जो इन करता था, एक तरफ से आउट होता था, जिसे कंडेंसर कहते हैं, जिससे कि जो वाटर वेपर जो है लिक्विड रूप में कलेक्ट हो जाता था। और जो ये यू आकार का जो पॉट है, इसमें ट्रैप के द्वारा जो सब्सटेंसेस जहाँ इकट्ठा हुआ उनका एनालिसिस किया गया, तो देखा गया कि उसमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एलिनिन, ग्लाइसिन, ये एमिनो एसिड और शुगर जो है पाया गया। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो प्रिमिटिव ओशन में इन्हीं सिंपल कंपाउंड से केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, फिर उनमें जो है रिएक्शन हुआ, फिर जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। तो इस प्रकार से स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ओपेरिन के हाइपोथेसिस को, जो केमिकल इवोल्यूशन है, उसको प्रूफ कर दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड हायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल एंड लोअर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इवोल्यूशन। लेकिन ये तो कहने के लिए है, लेकिन कोई भी चीज़ कहने से पहले उसके लिए जो है प्रूफ होना चाहिए कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, साक्ष्य की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे, और जो सबसे बेस्ट एविडेंस है वो है
पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी जो फॉसिल्स से हमें एविडेंस मिलते हैं, फॉसिल्स क्या है कि आज के लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो ऑर्गेनिज्म रॉक में दब गए और दब जाने के बाद से, राख में दबने के बाद वो उनके जीव जो है वो सड़ गल गए, और सड़ गल जाने के बाद से, डिसइंटीग्रेट होने के बाद से उसमें उनका एक कास्ट बन गया, एक सांचा बन गया, जिसको हम जो है फॉसिल्स कहते हैं। और इन फॉसिल्स का अगर जो हम अध्ययन करें तो ये देखते हैं कि जो रॉक जो है प्रिमिटिव हैं। अब कैसे हम निकालते हैं कि ये रॉक प्रिमिटिव है और ये रॉक जो है मॉडर्न है, तो इसके लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, और हाफ लाइफ पीरियड जो उस रॉक में जो है कार्बन कंपाउंड है, उससे जो है हाफ लाइफ पीरियड के द्वारा जो है हम उस रॉक की जो है एज का निर्धारण कर देते हैं। और जो जितना ही प्रिमिटिव रॉक है उसमें जो फॉसिल्स मिलेंगे वो उतना ही प्रिमिटिव होंगे, और जो मॉडर्न हैं वो ऑर्गेनिज्म मॉडर्न होंगे। तो इन चट्टानों में जो फॉसिल्स थे, रॉक में जो फॉसिल्स थे, उनके स्ट्रक्चर को अध्ययन करने से पता चलता है कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे वो सिंपल थे, और जो मॉडर्न चट्टानों के ऑर्गेनिज्म हैं वो हायर हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, और प्रिमिटिव वाले सिंपल हैं और लोअर हैं। एक ऐसे ही फॉसिल्स का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। ये माना तो जाता है बर्ड फॉसिल्स, लेकिन इसमें जो है रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बर्ड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। रेप्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि ये जो बर्ड्स है इसमें जो है लॉन्ग टेल पाई जाती है। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो है जो बर्ड्स के बीक में तीथ नहीं पाया जाता है, जबकि आर्कियोप्टेरिक्स के बीक में तीथ पाया जाता है। तो ये तीथ का पाया जाना और लॉन्ग टेल का पाया जाना ये रेप्टिलियन कैरेक्टर को दर्शाता है, और विंग्स का पाया जाना और बीक का पाया जाना, चोंच का पाया जाना, ये एवियन कैरेक्टर, एविज कैरेक्टर है, यानी बर्ड्स का कैरेक्टर है। तो ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और ये से ये पता चलता है कि बर्ड्स का डेवलपमेंट रेप्टाइल से हुआ है, अर्थात बर्ड्स के एंसिस्टर रेप्टिलियन हैं। अब हम अगला एविडेंस मॉर्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में, यानी इवोल्यूशन चैप्टर के पार्ट 2 में शुरू किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, और पार्ट 1 में यहीं तक। धन्यवाद।